बिल्कुल 100% क्योर हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी डीप रूट तक काम करता है। माइंड के बारे में आजकल बात हो रही है, पर उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। माइंड और बॉडी का बहुत बड़ा रिलेशन है। हम बीमार तब होंगे जब हम पहले मेंटली परेशान होंगे, इमोशनली परेशान होंगे, तब डिसीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम अब तक सिर्फ होम्योपैथी खांसी जुकाम इन सब केसेस में ले रहे हैं, पर होम्योपैथी का बहुत स्कोप है। कोमा के केसेस में जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ठीक है वो दे जस्ट हैव टू वेट, होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे एज से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फैक्टर। तो जहाँ पे भी प्री मैच्योरिटी आएगी, ग्रेइंग ऑफ हेयर अपने आप आएगा। नमस्कार, लोकहित क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। आज हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक की डॉक्टर तनिका काबरा। आज हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैम, आज हमारा सबसे पहला सवाल है, क्या होम्योपैथिक से बीमारी 100% क्योर हो सकती है? जी बिल्कुल 100% क्योर हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी डीप रूट तक काम करता है और डिटेल्ड हिस्ट्री और पेशेंट को समझने के बाद हम दवाई देते हैं जी। तो इसलिए बिल्कुल क्योर होती है। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, वो तो बीमारी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, पर बिल्कुल क्योर होती है। मैम, तो माइंड एंड डिजीजेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली माइंड के बारे में आजकल बात हो रही है, पर उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। माइंड और डिसीज का, माइंड और बॉडी का बहुत बड़ा रिलेशन है। हम बीमार तब होंगे जब हम पहले मेंटली परेशान होंगे, इमोशनली परेशान होंगे, तब डिसीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। जी। हर डिसीज का, हर ऑर्गन का अपना माइंड होता है, ये हमारी थ्योरी है होम्योपैथ्स की, क्लासिकल होम्योपैथ्स की अगर मैं बात करूं। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें कम से कम 1-1.5 घंटा हम पेशेंट से बात करते हैं, बचपन से लेके अब तक की उसकी लाइफ कैसी रही। अगर बच्चे का केस है तो जब वो बच्चा माँ के गर्भ में था, प्रेगनेंसी में, तो मदर का माइंडसेट कैसा था, इसीलिए हम माइंड और बॉडी को रिलेट कर पाते हैं। जी मैम, तो वैसे जैसे होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या डिफरेंसेस है? एलोपैथी जो डिसीज है, वो जो दिख रहा है, डिसीज में जो दिख रहा है उस पर काम कर रही है, जिसको हम रिजल्ट ऑफ डिसीज कहते हैं। जो प्रोसेस पहले से शुरू हो गया है, अगर मेरे बॉडी में कहीं कोई ट्यूमर बना है किसी पेशेंट के, तो वो रातों रात नहीं बना है जी। वो धीरे धीरे शुरू हुआ है। वो ट्यूमर क्यों बना, यहाँ पे काम कर रही है होम्योपैथी। पर वो ट्यूमर से बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, पेन हो रहा है, इस पे काम कर रही है एलोपैथी। तो वो ट्यूमर हटा देते हैं, पर कॉज वहीं रहता है। लेकिन मैम, लोगों का ये भी तो मानना है कि जो होम्योपैथिक है वो बहुत स्लो काम करती है। नहीं, तो ये ऐसा सच है क्या या बस एक मिथ है? ये बिल्कुल एक मिथ है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज की कि होम्योपैथी कितना फास्ट काम कर सकती है। जी। हम अब तक सिर्फ होम्योपैथी खांसी जुकाम इन सब केसेस में ले रहे हैं, पर होम्योपैथी का बहुत स्कोप है। कोमा के केसेस में जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ठीक है वो दे जस्ट हैव टू वेट, जी। वहां पे भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, शी वाज वेरी एजेड, ब्रेस्ट कैंसर था उन्हें, और आई थिंक 80+ थी वो, और वो बिल्कुल बेड पे थी, और उन्होंने, उनकी फैमिली वाले ने, सबने बुला लिया था घर पे कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप आ जाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब है। शी वाज अनकॉन्शियस, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, ऑलमोस्ट कोमा में थी, बस वो हॉस्पिटल नहीं गए थे, जाने की वेट कर रहे थे। तो मैंने उन्हें दवाई दी। हमारे यहाँ कई तरीके होते हैं दवाई देने के। कई बार हम नाक, जब पेशेंट नहीं कॉन्शियस नहीं है, तो हम नाक से सूंघाते हैं, स्किन पे लगाते हैं। ये मेथड्स बहुत ही कम लोगों को पता है होम्योपैथी के। लेकिन वहीं लोगों का ये भी मानना है जो कैंसर होता है वो होम्योपैथिक में ज़्यादा कैंसर मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, ऐसा है? हाँ, कंट्रोल नहीं, एलोपैथिक क्योर कर सकता है। अच्छा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि कैंसर, जैसे बाकी तो कहते हैं कि स्लो है बाकी चीज़ों के लिए, बट कैंसर में वो कहते हैं कि कैंसर में सबसे अच्छा दवा है होम्योपैथिक में ही है। बाकियों में भी स्लो नहीं है। डिसीज की जो प्रोग्रेस है
अगर वो सालों साल की है, जैसे लाइपोमा कुछ ऐसे केस होते हैं जो बहुत धीरे धीरे लाइपोमा बेसिकली फैट की गांठें होती है जो बॉडी में बन जाती हैं, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है बॉडी में, सालों साल लग जाते हैं उसको बनने में। अब अगर आप चाहो कि दवाई लो और 1 महीने में वो गायब हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है कहीं भी, क्योंकि हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं। सर्जरी करेंगे वो दोबारा वापस आ जाएगी जी। तो वहां पे थोड़ा हम कह सकते हैं कि हमें कुछ महीने चाहिए होते हैं उस पूरी उसे हील करने के लिए। पर जैसे क्रॉनिक केसेस हैं, थायराइड के केसेस हैं, शुगर, उसमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, कम से कम 1 महीने में ही रिजल्ट आपको आराम से दिखेगा। बट लोग होम्योपैथिक छोड़ के आयुर्वेद की तरफ क्यों जाते हैं फिर ज्यादा? उसके अलग कंसेप्ट है, होम्योपैथी छोड़ के क्यों जाते हैं ये तो खैर लोगों को पता है, पर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स नहीं है जो छोड़ के गए हो क्योंकि फीवर में और पेन्स में हर तरह से बहुत फास्ट काम करती है होम्योपैथी। अभी ना ज़्यादातर ये है कि थायराइड जो है वो हर दूसरे इंसान को है, तो ये ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, तो उसमें मतलब क्या है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऐसा है क्या कुछ? थायराइड जो ग्लैंड है हमारी बॉडी की, उसका एक काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करना। वो जो हार्मोन है हमारी पूरी बॉडी पे काम कर रही है और हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक होता है, एनर्जी लेवल्स, हर जगह जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ थायराइड हार्मोन काम कर रही है। तो इसमें भी जैसे एक हाइपर होता है, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपो में जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाती है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितनी चाहिए, उसके लेवल्स कम हो जाते हैं। हाइपर में उसके लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं जी, जितनी नहीं, इसलिए हाइपर में क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, हाइपर थायराइडिज्म में जो पेशेंट है वो थोड़ा पतला हो जाता है, काफी पतला हो जाता है, और हाइपो में मोटा हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा इलाज है होम्योपैथिक में जो? होम्योपैथी में बेसिकली हम वही है, हम डीप कॉज पे काम करते हैं कि ये डिसीज आई ही क्यों, बैठे बिठाए बॉडी को क्या हुआ कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट करनी कम कर दी या ज्यादा कर दी। हमारे पास अभी जो सभी जगह केसेस हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ज्यादा हैं। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, अगर लाइफस्टाइल खराब है पेशेंट का उससे तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली लाइफस्टाइल पे डायरेक्ट लिंक है। लाइफस्टाइल में आता है डाइट एंड एक्सरसाइज। इसका कोई और साइड इफेक्ट है या थायराइड में कि बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो रही है? थायराइड एक खुद ही पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सुनने में बहुत छोटा लगता है ऐसे कि हाँ थायराइड है हर दूसरे इंसान को, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर आपको थायराइड हो जाता है तो उसकी वजह से आपको बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती है, तो क्या ये सच है? मैं वही बता रही हूँ कि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो पूरी बॉडी पे ही काम कर रहा है, वो हार्मोन पूरी बॉडी पे काम करती है, तो उसका जहाँ जहाँ इम्पैक्ट होगा वहाँ वहाँ रिजल्ट आएगा। डलनेस हो जाना, वीकनेस होना, फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो थायराइड की वजह से ही होती हैं। अच्छा। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी है, जो कि एलोपैथी में जनरली होता है, क्योंकि वो हार्मोन ही प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से। वो हार्मोन कम क्यों हुई वहां पे हम काम कर रहे हैं। हमारा एम होता है पेशेंट ट्रीट करने में कि जो नेचुरल हार्मोन बॉडी की कम हुई है, जो सिक्रीशन कम हुआ है, उसी को बढ़ाओ, बॉडी को ट्रीट करो, बाहर से नहीं दो, बैसाखी नहीं पकड़ानी है, पेशेंट को खुद चलना सिखाना है। तो इससे क्या हमेशा मतलब हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं आपको लाइफ टाइम इसकी दवा खानी है। वो दवा हार्मोन है जो लाइफ टाइम खानी पड़ती है, वो हार्मोन है। वो ऑब्वियसली आप लेते रहोगे, बॉडी ठीक रहेगी, आपके लेवल्स ठीक आएंगे, पर सिक्रेशन तो बॉडी नहीं कर रही ना खुद से। वो सिक्रेशन तभी होगा जब उसे पुश किया जाएगा, वहां पे होम्योपैथी काम कर रही है कॉज पे। अच्छा, तो इसलिए वहां पे आप होम्योपैथिक दवाई भी अगर छोड़ दोगे, अगर आपका थायराइड ठीक हो गया है, थायराइड आप ग्लैंड आपकी नॉर्मल हो गई है, तो अगर आपने दवाई छोड़ भी दी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, दवाई छूट भी गई है और पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है विदाउट एनी होम्योपैथी, विदाउट एनी एलोपैथी। जी। तो मैम एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूँगी कि जैसे अभी के टाइम पे जैसे छोटे बच्चे के भी बहुत सारे ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है इसके भी बहुत केसेस आ रहे हैं, स्पेशली एडोलेसेंट यानी कि ये स्कूल गोइंग बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अगर हम फिजिकल कॉजेज देखें तो बहुत कई लोग कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से हो गया, प्रोटीन डेफिशिएंसी से हो गया, ठीक है, वो एक कॉज है, पर माइंड का उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे एज से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं,
मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फैक्टर। तो जहाँ पे भी प्री मेच्योरिटी आएगी, ग्रेइंग ऑफ हेयर अपने आप आएगा। तो वो क्या फिर से दोबारा ब्लैक हो सकता है या बिल्कुल हो सकता है। जो बाल ग्रे हो गया है वो काला नहीं होगा, क्योंकि हम डाई नहीं कर रहे हैं। वो बाल जब जो एक नेचुरल साइकिल होती है बालों की, हर बाल झड़ता है और फिर नया आता है, वो बस हमें नहीं पता लगता। तो जब वो बाल ग्रे वाला झड़ेगा, जो नया आएगा वो काला आएगा। तो आपको दिखेगा कि मेरे ग्रे बाल ब्लैक हो गए, पर प्रोसेस ये है कि जो ग्रे है वो जाएंगे और जो नया आएगा वो काला आएगा। तो आपके होम्योपैथिक दवा में क्या मतलब इसका क्या उपाय है वैसे? इसका यही उपाय है कि हम मेडिसिन जो देते हैं उसमें जो पिगमेंट कम हो रहा है बालों में, वो हमारी मेडिसिन वहाँ काम करेगी, कॉज को हटाएगी, मेंटल कॉजेस को एड्रेस करेगी और ग्रेइंग ऑफ हेयर चली जाएगी। जब कॉज हट गया तो इफेक्ट अपने आप हट जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट तो साथ साथ चल रहे हैं। तो मैम जैसे अभी जैसे कि काफ़ी महिलाएं हैं जो, उनमें भी यही है, थायराइड की तरह है कि हर दूसरी महिलाएं पीसीओएस पीसीओडी से अभी मतलब सामना कर रही है। तो उस पे क्या मतलब कुछ आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे छुटकारा पा सकते हैं उससे? पीसीओडी, यूट्राइन ब्लीडिंग्स, डिसफंक्शनल हार्मोन्स, ये सब बहुत कॉमन है अब, और एपिडेमिक जैसा ही है कि हर दूसरी लड़की को होंगे। इवन इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन। आईवीएफ के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इनफर्टिलिटी में नेचुरल कंसेप्शन होना बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। अगर हम बेसिक फिजिकल कॉजेज की बात करें तो उसमें आते हैं हमारा लाइफस्टाइल। जी। डाइट बहुत खराब है, बाहर का खाना इतना बढ़ गया है। दूसरा एक्सरसाइज नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, सिटिंग जॉब है, लाइफस्टाइल बहुत खराब, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मैक्सिमम लोग जी रहे हैं। उससे भी ज्यादा ये तो हमारा बेसिक जो हमें दिख रहा है। एक कॉज होता है जो हमें दिखता नहीं है, जिन्हें हम डायनामिक कॉज कहते हैं, वो होते हैं माइंड के। अगर पीसीओएस का केस है, फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें माइंड का इम्पोर्टेंट रोल है कि कहाँ पे स्ट्रेस हुआ है, जिसकी वजह से ओवरीज ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो ऐसा है क्या इसमें पीसीओएस या पीसीओडी से मोटापा बढ़ता है? लोग ये भी कहते हैं कि उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। हार्मोन्स इफेक्टेड हैं पूरी। ओवरी से हमारी मेजर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रही हैं। जब ओवरी का फंक्शन कम होगा तो इन हार्मोन्स के लेवल भी ऊपर नीचे होंगे। जी ठीक है। फीमेल बॉडी इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स इधर उधर हुए तो फिर डेफिनेटली इफेक्ट आना है। तो वहाँ पे, और इन हार्मोन्स का पूरी बॉडी पे काम होता है। अगर हार्मोन्स बढ़ेंगे तो रिजल्ट अजीब आएगा, कम होंगे तो भी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो जो मोटापा है, ग्रोइंग ऑफ हेयर्स हैं जो चिन एरियाज में जनरली हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है ही, वो पूरी इफेक्ट होगी। जी। तो यहाँ पे होम्योपैथी का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो माइंड के कॉजेज हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, मेंटल डिसीज में तो डेफिनेटली हो रहे हैं, थेरेपीज का कल्चर बढ़ गया है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो इंसान फिजिकली सिक है उसमें भी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। वहाँ पे भी इन कॉजेज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम जनरली देखते हैं कि जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, कुछ टाइम में हम बीमार हो जाते हैं, चाहे हम फीवर से डाउन हो या किसी क्रॉनिक डिसीज से। जी। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, और होम्योपैथी यहीं पे काम कर रही है। जो 1-1.5 घंटे की हम हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हम यही पूछते हैं पेशेंट से कि क्या स्ट्रेस हुआ, जब आपको ये बीमारी शुरू हुई थी तब आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था जो ये डिसीज़ आ गई है आपको। वैसे मैम आपके यहाँ जैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के पेशेंट आते हैं? बच्चों के केसेस बहुत आने लगे हैं हमारे यहाँ। उसके रूट कॉज मतलब क्या है? देखिए, हर डिसीज़ अलग है, और थायराइड के केसेस बहुत आते हैं। थायराइड की जनरली जो स्ट्रेस फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो भागती दौड़ती लाइफ है आजकल, हर किसी को आगे बढ़ना है, कंपटीशन, बच्चों में थायराइड के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ इतना कंपटीशन है, ये करना है, वो करना है। ये जो एक्सेस हम अपनी बॉडी से मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, स्पेशली फीमेल्स, वहाँ पर थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत हैं। ओवेरियन डिसऑर्डर्स में, पीसीओएस में, जब आजकल जो रोल रिवर्सल हो गया है हमारी सोसाइटी में, फीमेल्स को मेल बनना है, और बेसिकली यही कि बाहर का भी काम करना है, घर का भी करना है, कहीं भी पीछे नहीं रहना है। दिस इज अ गुड थिंग कि एम्बिशन होना चाहिए, पर ये जब अपनी बॉडी को इफेक्ट करने लगे तो ये हार्मफुल हो जाता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस।
बैलेंस होना मैम चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि एक पोस्चर होता है, इंसान कहता है, लोगों का कहना होता है कि जो आपका पोस्चर है अगर वो आप सही नहीं रखते हो तो क्या उससे लॉन्ग टाइम कोई दिक्कत हो सकती है, वो इंस्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बैक की जितनी भी प्रॉब्लम है वो पोस्चर से रिलेटेड है। हमारी स्पाइन जो है वो पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पाइन। आपका पोस्चर खराब है, जब तक वो खराब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे स्नूच करके बैठूंगी तो डेफिनेटली मुझे पेन होगा, पर ये पोस्चर भी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी भी वीक नहीं है कि सिर्फ पोस्चर से कोई अंदर पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो जाएगी। पैथोलॉजी प्रोड्यूस होने के लिए हम बहुत स्ट्रांग है, हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है। हमने एक सिग्नल देना है और बॉडी में डिसीज आ जाएगी। वो सिग्नल हम स्ट्रेस से, अपने लाइफस्टाइल से, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे, उससे हम कैसे कोप कर रहे हैं, हमारी सेंसिटिविटी क्या है, क्या बातें हमें बुरी लग रही हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हमने लाइफ में झेले हैं, उस पर हमने कैसे डील किया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको पहले से बैक की प्रॉब्लम है, आपकी बैक सेंसिटिव है किसी भी रीज़न से, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजीज, तो आपका पोस्चर इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली भी देना है, पर इतना स्ट्रांग नहीं है कि अंदर कोई डिसीज या पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन जैसे बाज़ारों में उनके लिए अलग अलग तरीके के चेयर मिलते हैं कि हाँ मतलब पोस्चर का कि हाँ ऐसे बैठो तो वो ठीक हो जाएगा, तो नेक के लिए अलग, तो क्या ये सच में ऐसा होता है, ये बस एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं? एडवर्टीजमेंट है, बिजनेस है, सबको अपना काम चलाना है वो हो रहा है, पर डेफिनेटली पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट। बट सिर्फ ऐसे अगर मैं बैठी रहूं पूरे दिन और मैं क्लेम करूँ मुझे कभी बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं गलत कह रही हूँ। बैक की प्रॉब्लम के लिए अभी मेरे पास फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई लोड आ जाए, कोई अनड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, मेरी बैक टूट जाएगी बिना किसी रीज़न के। पोस्चर भी ठीक, कई बार हम सुनते हैं कि ये तो इतनी एक्सरसाइज करता था, कितना हेल्दी लाइफस्टाइल था, फिर भी इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, क्या कारण है? कई बार हम सुनते हैं ये तो दारू भी नहीं पीते थे, अल्कोहल भी नहीं लेते थे, कोई भी ऐसा नशा नहीं करते थे, फिर भी इनको लीवर की प्रॉब्लम क्यों हो गई? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो हम दिमाग में सोचते आ रहे हैं कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई है, मतलब आपका कहना ये है कि सारा दिमाग का खेल है ये? दिमाग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। अभी मेरे पास एक बक्कल कैंसर, माउथ कैंसर की पेशेंट आई है। अब वो तो हाउसवाइफ है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक घर का खाना खाते हैं, उन्होंने तो कभी टोबैको नहीं खाया। हम कहते हैं ना टोबैको खाने से माउथ कैंसर हो जाता है, उन्होंने तो कभी नहीं खाया, क्यों हो गया? ऐसे बहुत केसेस हैं जहां हम क्यू पे अटक जाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। वो उस क्यू का जो रीजन है ना, वो माइंड में मिलेगा, माइंड गेम। तो मैम आपसे अब लास्ट क्वेश्चन बस है कि जो आयुर्वेद है और जो होम्योपैथिक है, तो आप बता सकते हो इनकी मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे कैसे ये दोनों मतलब? आयुर्वेद तो हमारे भारतीय संस्कृति से ही निकला है, हमारे वेदों में है इसके बारे में लिखा हुआ सब कुछ। क्योंकि बहुत लोग ये दोनों को सेम भी मानते, कहते हैं आयुर्वेद और जो होम्योपैथिक है वो। होम्योपैथी और आयुर्वेद में बहुत अंतर है। आयुर्वेद जो है वो बेसिकली हमारी भारतीय संस्कृति से निकला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हम जो होम्योपैथ्स हैं वो लॉ ऑफ सिमिलर्स को मानते हैं। होम्यो मीन्स सिमिलर, पैथी मीन्स डिसीज, होम्योपैथी इज लॉ ऑफ सिमिलर, जो सिमिलर्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम ऐसी दवा, हमारा जो कंसेप्ट है, एक ऐसी दवा दो जो डिसीज को बिल्कुल सिमिलरली कवर करे। और आयुर्वेद में ये चीज भी है, जो ओरिजिनल आयुर्वेद है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, उसमें ये चीजें भी हैं। पर आजकल जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हो रही है वो थोड़ी शायद अलग हो सकती है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। होम्योपैथी की जो शुरुआत हुई थी वो डॉक्टर हैनेमन, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने जर्मनी में, ही वॉज एन एलोपैथिक डॉक्टर जी, वो एलोपैथिक फिजिशियन थे, पर ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। देन ही रेड, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, तब उन्हें होम्योपैथी का ये उन्होंने ही नाम दिया होम्योपैथी। तब उन्हें पता लगा कि इस तरह से भी जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है, जिससे नेचर ट्रीट करती है डिसीज को ठीक करने के लिए, वो होम्योपैथी है। तो जर्मनी से डॉक्टर हैनेमन ने इसकी डिस्कवरी करी थी और फिर ग्रेजुअली ये कोलकाता के थ्रू इंडिया में आई। सबसे पहले कोलकाता में आई थी, इसलिए आज भी कोलकाता में होम्योपैथी बहुत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।